करो भाई शुरू। लेक्चर नंबर 98। अच्छा भाई पेज 457 निकालें। ये हमने पढ़ लिया है एक्सटेंशन ऑफ टाइमिंग फॉर फर्निशिंग रिटर्न। कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 में किसी को सेक्शन का नंबर याद हो? सेक्शन 19 था ना? सेक्शन 19 था भाई। ये बातें याद है? एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, पेज 457 पे। और ये बातें याद है? 15 दिन वरना चीफ कमिश्नर और डिफॉल्ट सरचार्ज। लेकिन ये बातें सब किसके लिए हैं? इनकम टैक्स के लिए हैं या सेल्स टैक्स के लिए हैं? ओ भाईजान पेज 457, पेज 457, ये बातें किसके लिए हैं? सेल्स टैक्स के लिए। बस पहली लाइन डिफरेंट है, वहां दो तीन चीजें लिखी हुई थी। यहां लिखा हुआ है पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न। तो सेल्स टैक्स की रिटर्न आपको पता है जमा करवानी होती है, हमने 18 तारीख तक जमा करवानी होती है। मैंने कहा था यही लिख दिया करें, क्योंकि 15 को तो जमा करानी होती है, लेकिन 18 तक जमा कराने की इजाजत मिल गई हुई है, वो आपको बताया था मैंने। तो उसके बाद 15 दिन की क्या मिल सकती है? छूट मिल सकती है। ओके यार, एक और लोग सवाल पूछते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला, वो भी भाई हो गया हुआ यार। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किधर है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इधर, चैप्टर नंबर 9। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक पॉइंट रहता था भाईजान, वो भी हो गया हुआ है। ये देखे पेज नंबर 3। सॉरी, वो मेरी किताब में 3 है, आपकी में क्या होगा? सेक्शन 15A, सेक्शन यार ये पेज 457 ही था ना? हाँ नहीं, वो वाला जो पेज था वो सही बता रहा था ना मैं, जो पहले था। तो इसमें सेक्शन 15A किधर है? ये हाँ सॉरी, ये इस पे ये बना हुआ है ना भाईजान। ये इसका पॉइंट 3 और 4 हो गया भाई। ये कौन सा सफ़ा है सेक्शन 15A का? बताएं जरा। 206। तो 206 पे ये पॉइंट 3 हो गया हुआ है। पॉइंट 3 और 4 देखें कैसे। आपको याद है बिजनेस में हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि जो खर्चा 3 साल तक पे ना हो उसको चौथे साल इनकम में डाल दो, और जब कभी वो पे हो जाए फिर उसे खर्चे के तौर पे माइनस करने दो। तो इसलिए इसके साथ लिख लें 34 का, जाके देखें 4 और 5 था, 5 और 6 था। सेक्शन 34 का, सेक्शन 34 का बिजनेस के चैप्टर में जाएं। 5 और 6 जी, बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 34 का 5 और 34 का 6 या 6, कितने लोगों ने देख लिया है? यार मुझे ही देखना पड़ेगा, छोड़े हद हो गई, छोटी छोटी चीजों पे टाइम लगवा रहे हैं। तो जो खर्चा सेक्शन 34 है इधर बोले, जो खर्चा 3 साल तक पे ना करें वो चौथे साल किस में ऐड हो जाएगा? इनकम में। तो 3 साल तक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पे नहीं की, लेकिन खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर ली थी, अब अभी तक पे नहीं हुई, तो अब उसको इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो प्रॉपर्टी के हेड में भी जो खर्चे माइनस नहीं हो सके थे, जो खर्चे पे नहीं हो सके थे, उनको चौथे साल किस में ऐड कर देंगे? इनकम में। 5 और 6 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 34 का 5 और 6, ये देखे ना, ये शायद बना भी होगा। ये वाला जो खर्चा 3 साल तक पे ना उसको चौथे साल क्या कर देंगे? इनकम में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, वापस आ जाए। कौन सा चैप्टर है? 15। ओके अच्छा भाई, हमने ये पढ़ा था कि ये फिक्रे जरा याद करें। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, बोलें सेक्शन 100 में।
इसका नाम था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, लेकिन नॉर्मल असेसमेंट के आगे दो नाम इसके और लिख लें, सेल्फ असेसमेंट और एज्यूम्ड असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट के आगे इसके नाम और लिख लें, सेल्फ असेसमेंट और एज्यूम्ड असेसमेंट। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एक बंदा पाकिस्तान में अगर रिटर्न जमा करवाएगा तो अब फिजिकली कमिश्नर उसके घर असेसमेंट ऑर्डर डिस्पैच करेगा या एज्यूम किया जाएगा उसको असेस कर लिया गया है। अच्छा, अब याद करें, इफ अ पर्सन हैज फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम, it will be assumed that commissioner has made assessment of income. अच्छा, इन दोनों में पता है फर्क क्या है? इसमें उसने लिखा हुआ है कमिश्नर हैज मेड असेसमेंट और इसमें उसने लिखा हुआ है कमिश्नर हैज इशूड। मेड का मतलब है करके रख ली है, इशूड का मतलब है उसे रवाना भी कर दी है। आपने फोन किया, आपने कहा भाईजान मैंने जो है वो खाना ऑर्डर किया था, अभी तक चिकन कढ़ाई तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा वो मेक हो गई है, बन गई है। आपने कहा अब रवाना करो, उन्होंने कहा अच्छा थोड़ी देर में हम इशू कर रहे हैं। तो करना चीज का और है और भेजना और है, तो ये दोनों में फर्क है। तो कमिश्नर पहले असेसमेंट आपकी मेक करेगा और बाद में मेक करने के बाद आपको इशू करेगा, लेकिन ये फिजिकली इशू नहीं होगी, अज्यूम किया जाएगा आपको इशू हो गई है। बाद में हमने ये पढ़ा था कि अब बोलें इफ आफ्टर बोलें इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, पॉइंट 3 पढ़े ना, इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस। उसका मकसद क्या होगा? टू इन्फॉर्म हिम द डेफी एंड डायरेक्ट हिम टू फुलफिल द डेफिशिएंसी। इफ ही क्या लफ्ज लिखा हुआ था? If taxpayer does not comply with the notice, the return will be considered as, if taxpayer comply with the notice, the return shall be considered as valid on the date it was furnished. The notice may be issued within 180 days from the end of that financial year in which return is furnished. जिस साल आपने क्या जमा करवाई उसके एंड से कितने दिन काउंट करेंगे जी? 180 डेज। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये तो था वो सारी डिस्कशन। अब हम 2A करते हैं। 2A के अंदर जो है वो एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो सुनिएगा। 2A भाईजान ये कहता है कि जब आप रिटर्न जमा करवा देना रिटर्न, तो रिटर्न जमा करवाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कौन क्या करेगा? कौन क्या करेगा? सिस्टम एक काम करेगा। कौन काम करेगा? सिस्टम एक काम करेगा। क्या काम करेगा सिस्टम? सिस्टम एक काम करेगा। उमेर, गाड़ी में ना वो दोनों सीटों के इधर रख दो, दोनों सीटों के दरमियान जो है ना वो ब्लैक कलर का है, उसमें एक पेन पड़ा हुआ है, वो ले आओ। तो सिस्टम एक काम करेगा। क्या करेगा सिस्टम काम? 2A के मुताबिक कमिश्नर कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, बोले बोले बोले, क्या करेगा? आपको कमिश्नर कंप्यूटर सिस्टम को कुछ कहेगा नहीं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर 4 गलतियां पकड़ लेगा। कौन कौन सी? अरिथमेटिकल एरर। एक मिनट होल्ड कीजिए, 3 PDF स्लाइडिंग सर्टिफिकेट इसके सब 4 स्लाइडिंग। हाँ, गूगल पे देख लो और जल्दी से शुरू करो प्रिंट करना और पावर पॉइंट ऊपर लगाना, लेक्चर 1 2 3 उसके नीचे। लेकिन ये टाइम लग जाएगा, प्रिंट जल्दी करवाओ शुरू जी। कंप्यूटर सिस्टम कितनी एरर्स निकालेगा? नंबर 1 अरिथमेटिकल एरर, नंबर 2 अपेरेंट इनकरेक्ट दावा। अपेरेंट मतलब वाजे, इनकरेक्ट क्लेम, क्लेम मींस दावा। और उसके बाद डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस एंड डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ओके, आगे चलें जी। फिर उसके बाद हमने अच्छा हाँ,
सिस्टम कितने महीने के अंदर अंदर आपकी गलती सही कर सकता है? यार ये जरा अल्फाज आप पढ़िएगा, ये जरा अल्फाज पढ़िएगा। A return shall be processed through automated system to arrive at correct amounts by making adjustments. ये वाली adjustments है। Adjustments shall be made after issuing a notice to the taxpayer. If no adjustment is made in 6 months of filing of return, the amounts in return shall be assumed to be. इसका क्या मतलब है? If no adjustment is made in 6 months of return, the amount in return shall be assumed to be adjusted. अगर 6 महीने में कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो एज्यूम किया जाएगा एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, हालांकि नहीं हुई कोई, हालांकि सिस्टम ने कुछ नहीं किया। तो अगर 6 महीने में सिस्टम एडजस्टमेंट ना कर पाया तो क्या एज्यूम किया जाएगा? सिस्टम ने एडजस्टमेंट कर दी है। ओके। एंड टैक्स पेयर शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली थ्रू IRIS। अच्छा, ये क्या बताया जाएगा टैक्स पेयर को? भाईजान 6 महीने गुजर गए हैं, अब 6 महीने बाद आपकी सिस्टम ने 6 महीने तक सिस्टम ने आपकी कोई गलतियां नहीं पकड़ी, इसलिए अब आप रिलैक्स करें, अब सिस्टम आपकी गलतियां नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन ऑब्वियसली कमिश्नर के पास ये पावर है, वो गलतियां पकड़ ले, उसके पास तो आगे 180 दिन है। तो इस लाइन का मतलब बताएं, इसको बता दिया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से, क्या बताया जाएगा कि 6 महीने गुजर गए हैं, अब सिस्टम गलती नहीं पकड़ सकता, अब वो सो गए हैं, अब तुम लेट भी आओ तो कोई नहीं डांटेगा। अच्छा, क्लियर? अच्छा, अगर सिस्टम ने 6 महीने में तीसरे महीने में जाके गलती पकड़ ली तो टैक्स पेयर को फौरन नोटिस भेजा जाएगा, भाईजान आपकी गलती पकड़ी, ये अरिथमेटिकल एरर है। अगर टैक्स पेयर 30 दिनों में रिस्पॉन्ड ना कर पाया तो टैक्स पेयर को सजा ये मिलेगी, जो गलती सिस्टम ने जैसे पकड़ के सही की है वैसे ही सही कर दी जाएगी। The response of the taxpayer shall be considered before making any adjustment. In case no response is received in 30 days of notice, the adjustment shall be made. चलें चलें चलें, भाग के आए, 4 बंदे आए, 4 बंदे इधर आके खड़े हो जाए, 4 बंदे जल्दी 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 जल्दी, 1 सेकंड लगाओ यार, 1 सेकंड लगाओ, जल्दी 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 जल्दी, बैठते रहो, 4 लाइन में लगे, जल्दी 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 जल्दी, एक रह गया, उधर हो जाओ, एक आगे। अच्छा जी, पहले बंदे को बुलाएं जी, बैठे जी, थोड़ा आगे होके बैठे जी। भाई ये कौन है? भाईजान इन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई थी। इन्होंने क्या जमा नहीं करवाई थी? सारे अच्छे बच्चे हैं, मैं तो वैसे मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के दौरान जैसे ड्रामा हो रहा होता है, सारे अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने क्या जमा नहीं करवाई थी? शर्मा रहे हैं, इन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई थी। क्या जुर्म किया इन्होंने? इनको 114 के 4 का नोटिस भेजा कि डॉक्टर साहब 5 साल की आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई, अब पिछले 10 साल की करवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब 30 दिन आपको दे रहे हैं, खुदा के लिए जमा करवा दें। इन्होंने फिर भी जमा नहीं करवाई। ले जाएं भाई इसको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करें इसकी। जी ये कौन है जी? ये कौन है? बैठे हैं जी। मुस्कुरा रहे हैं अभी। ये जो भाई मैंने पहले रवाना किए हैं ये सकलैन मुश्ताक थे। जी भाई क्या हाल है आपका? अच्छा, नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर, ये नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर है, यानी कि एक नॉन रेजिडेंट ओनर है जो कि एक बहरी जहाज या हवाई जहाज, नहीं हवाई जहाज, ठीक है, बहरी जहाज या हवाई जहाज ये भाई लेके आए बाहर के मुल्क से लाके हवाई जहाज इन्होंने गवादर के जो है पोर्ट के ऊपर जो है वहां पे कहीं लॉन्च कर दिया, वहां पे कहीं उसको ठहरा दिया। अब जब पाकिस्तान के लोग आए, पाकिस्तान के लोगों ने आके कहा भाई आपने तो पाकिस्तान की इनकम कमाई है, आपने तो, वो अभिनंदन नाम था उसका, उसको पकड़ लिया। तो इसी तरह तो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर आया और उसने पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो कोई अपना लैंड कर दिया जहाज। तो ऐसी सूरत के अंदर इस नॉन रेजिडेंट शिप ओनर को कहा जाएगा भाई आप पाकिस्तान में आए हैं, टैक्स दिए बगैर ना जाइएगा। तो जितनी सवारियां होंगी उनका अंदाजा लगा के बेस्ट जज किया जाएगा इनको, और उनकी इस इनकम पे, रिटर्न पे, इस इनकम के बारे में उन्हें कहा जाएगा रिटर्न जमा कराओ। इससे ज्यादा इसकी कोई तफसील नहीं है, सादा सी बात है। पता नहीं ये लोग क्यों ग्रुप में बार बार पूछ रहे होते हैं
ये क्या था मतलब नॉन रेजिडेंशिप ओनर, ये क्या होता है, कौन होता है, इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं, जाए इनकी भी बेस्ट जजमेंट करें। और जी ये कौन है, ये कौन है, बैठे जी, बैठे जी, बैठे जी, बैठे जी, भाईजान भाईजान बैठे बैठे बैठे, ठीक है भाईजान, आपको तो ना सजा मिलनी चाहिए। आपको कहा हुआ है कि वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएं, आपका डीएचए के अंदर प्लॉट है, आपका ईएमई के अंदर प्लॉट है, आपकी ज्वेलरी है, आपको क्या जमा करवाना चाहिए, वेल्थ स्टेटमेंट जमा। आपको इंशाल्लाह इंदा जमा करवाऊंगा। चलो जी, तो वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, ले जाए इनकी भी क्या करें, आप आ जाए माशाल्लाह। ये भाईजान का ना ऑडिट शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, इन्होंने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, ले जाए इनको, इनकी भी क्या कराएं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकी भी क्या कराएं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। भाई बुरा तो नहीं लगा, ऊपर किसी को लगा माल, क्लास के बाद एक एक बिस्किट का पैकेट खा लेंगे इकट्ठे बैठ के। पेज 318, पता नहीं जमाना भी कैसे, वीडियो कहाँ की कहाँ निकल जाए और क्या बने उसका। इफ अ पर्सन, कुछ ना कुछ तो लोग निकाल ही लेते हैं ना, आपको पता है चीजों में से। इफ अ पर्सन फेल्स टू, ये नहीं देखते कि अगलों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, अगर एक बंदे ने सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के तहत रिटर्न जमा करवाने को नोटिस भेजा गया, भाई मेरी बात सुने, पहला असूल पता क्या होता है, पहला असूल ये होता है कि आपने रिटर्न जमा करवानी है, ये पहला असूल होता है। अगर आप जमा ना कराए ना, तो दूसरा सफा था चैप्टर का जिसमें लिखा हुआ था अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो कमिश्नर आपको नोटिस देके कहेगा 30 दिनों में जमा करवाओ। लेकिन कुछ लोगों को कमिश्नर नोटिस देके ये भी कह सकते हैं 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराओ। तो जिसे कमिश्नर ने नोटिस देके कहा तुम 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराओ, पाकिस्तान परमानेंटली जा रहे हो पाकिस्तान से, ये जिसे कमिश्नर ने कहा 12 महीने वाली रिटर्न जमा करवाओ, 3 और 4 दोनों कवर हो रहे हैं, इन दोनों ने कमिश्नर की बात सुन के कहा हम रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो इनको क्या सजा मिलेगी, इनकी नॉर्मल असेसमेंट होगी, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, डन। दूसरा बंदा कौन था, जो नॉन रेजिडेंटशिप ओनर या एयरक्राफ्ट ओनर था। तीसरा बंदा कौन था, नहीं फर्निश नहीं, who fails to, फेल ऊपर से मिला के पढ़ें, who fails to furnish the wealth statement। बिलावल भाई से हमने कहा भाई तूने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, पॉइंट डी, पॉइंट डी तो सांस है, मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, अंडरलाइन कर दिया हुआ ना मेन चीज, इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई बंदा हाँ पूछो पूछो क्या ध्यान में आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि ऑडिट कमिश्नर ने खुद करना होता है या कमिश्नर किसी की हेल्प भी ले सकता है, हेल्प भी ले सकता है। तो कमिश्नर ने जो है वो कौन है, इंजमाम, ये ए बी जो पॉइंट है अगले सफ़े पे, ये सकलैन मुश्ताक के जिसने कहने के बावजूद भी रिटर्न जमा नहीं करवाई थी, और पॉइंट डी में हमने नीचे लिखा हुआ इंजमाम। अच्छा इनमें क्या हुआ था, ए बी में क्या हुआ था, सकलैन मुश्ताक ने 2 मिलियन कमाया और रिटर्न जमा नहीं कराई, पहला जुर्म, हमने इसको 114(4) का नोटिस भेजा रिटर्न जमा करा दो 30 दिन में, फिर भी जमा नहीं कराई, अब इसको कौन सी असेसमेंट होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इंजमाम ने रिटर्न जमा करवा दी थी, इसकी रिटर्न आपको पता है 120(1) के मुताबिक एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गई थी, और बड़ा अच्छा बच्चा था, 30 सितंबर को रिटर्न जमा कराया, हमें शक हुआ, हमने कहा इससे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जिसने जीते हैं, इतने थोड़े कम इसने बताए हुए हैं। कमिश्नर स्टार्टेड द ऑडिट, अब ये जो ऑडिट स्टार्ट करते हैं ना कमिश्नर, ये जरूरी नहीं खुद करे, कमिश्नर खुद कर ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज दे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भेज दे, बहरहाल चाहे कमिश्नर खुद आया है, चाहे सीए आया है, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आया है, तीनों लोगों ने आके अगर इंजमाम के दरवाजे पे दस्तक दी है तो इंजमाम को सबके लिए दरवाजा खोलना चाहिए था, इंजमाम ने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। कमिश्नर स्टार्टेड ऑडिट एंड टैक्स पे रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड्स, नाउ कमिश्नर विल इशू अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर शैल हैव नो लीगल इफेक्ट का मतलब बता सकता है कोई, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई थी उस दिन आपका ऑर्डर क्या बन गया था, अज्यूम। अब वो जो अज्यूम असेसमेंट आपके बारे में की थी कि आप सच बोलते हो, तो उसमें तो शक हो गया क्योंकि आप ही अब दरवाजे नहीं खोल रहे, वो दरवाजे ही क्या जो खोल। अच्छा अब समझ आई भाई,
तो इफ इंजमाम fails to produce before commissioner, fails to produce before special audit panel, special audit panel खुद नहीं आ जाता, appointed under section 177, or any person employed by firm of CA, employed by CA की फर्म ने बंदा भेजा हुआ है अकाउंट्स चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। वो रिकॉर्ड्स हमें क्यों चाहिए थे? फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। सजा सुने, ये तो जुर्म है ना। सिचुएशंस के नाम से भी ये सवाल आता है। 4 सर्कमस्टांसेस हैं, ये 4 सिचुएशंस हैं। कितनी सिचुएशंस में बेस्ट जजमेंट हो सकती है? 4 में। या कितने सर्कमस्टांसेस में बेस्ट जजमेंट हो सकती है? 4 में। तो ये तो जुर्म हो गया, और ये क्या होगी भाईजान? सजा। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एक्सरसाइजिंग हिज मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। कमिश्नर आपकी इनकम असेस करेगा। नो अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। लेकिन ये तो सारे केसेस में नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से इंजमाम के केस में ही होगा कि न्यू अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, क्योंकि इसने पहले रिटर्न जमा करवाई भी थी, फिर भी ऑडिट करवाने से क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। अगले सफे पे नहीं, इसी सफे पे रहें। कल पढ़ा था टैक्स पे ने कंप्लीट रिटर्न जमा नहीं करवाई तो उसको नोटिस आएगा और कहा जाएगा तुम डेफिशिएंसी पूरी करो, पूरी ना करे तो रिटर्न इनवैलिड, पूरी कर दे तो रिटर्न वैलिड। अगर टैक्स पेयर मुकम्मल रिटर्न जमा करवा दे हाँ, तो अज्यूम किया जाएगा कमिश्नर ने उसको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है। अगली बात, अब उसका ऑडिट शुरू हुआ इंजमाम का, इंजमाम ने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, अब क्या की जाएगी? तो ये सेक्शन 121 ऐसे ही बीच में आ गया, हालांकि बाकी सारी बातें सेक्शन 120 की हैं, ये वैसे ही सेक्शन 121 बीच में आ गया। तो अगर आपकी रिटर्न मुकम्मल हो तो क्या फिर भी ऑडिट होगा? जी फिर ही तो ऑडिट होता है, और जो रिटर्न जमा करवाए उसी का तो ऑडिट होता है। और ऑडिट होके अगर आप रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें तो नो ऑडिट स्टार्टेड ऑफ इंजमाम। अच्छा जी, अच्छा ये क्या है? मेक एन असेसमेंट का मतलब बताएं। मेक करके रख लेगा या भेज भी दिया है? करके रख लेगा, करके रख लेगा, यानी कि सफा बना के रख लेगा कि मैंने इंजमाम का ऑडिट करने गया, उसने ऑडिट नहीं करवाया, तो मैंने उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सफा बना के रख लिया है। मेक के बाद क्या करेगा? मेक के बाद इशू, वो बात बार बार आ रही है। तो मेक करना जरूरी है या इशू करना भी जरूरी है? आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट कमीशन शैल इशू द असेसमेंट ऑर्डर में क्या लिखा होगा बताएं? टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल, टैक्स ड्यू का मतलब टैक्स पेएबल, उसके बाद टैक्स पेड इफ एनी, एंड द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर का मतलब बताएं। अगर आप कोर्ट में जाके अपील करना चाहते हैं, कोर्ट वाला सेक्शन हमने पढ़ने हैं अभी अपील्स का चैप्टर, अगर आप कोर्ट में जाके अपील करना चाहते हैं तो आप चले जाएं, आप यू आर मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। टाइम कितने बजे जाइएगा, कौन सी प्लेस पे कोर्ट में मौजूद है, और तरीका क्या होगा अपील करने का, ये सारा आपको बताया जाएगा। आप जाएं, आपका ऑडिट क्या कहते हैं करवाने, ऑडिट करवाने में आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया है, आपको सजा के तौर पे बेस्ट जजमेंट की गई है। बेस्ट जजमेंट पे आपको एतराज है तो कहाँ चले जाएं? कोर्ट में, और जाके क्या कर दें? अपील कर दें। अच्छा, बेस्ट जजमेंट कब की जा सकती है? फर्ज करो वो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर 30 जून 2009 में सवारियां लाया था, तो इसमें ना एग्जैक्ट 5 साल बाद तक बेस्ट जजमेंट की जा सकती है, यानी 30 जून 2014 तक। या एक और मिसाल, बिलावल ने 30 जून 9 की वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो फिर कब तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है? 30 जून 14 तक। इंजमाम ने 30 जून 9 के साल की रिटर्न जमा करवाई थी, 30 जून 9 के साल का ऑडिट शुरू हुआ, 30 जून 9 के साल के रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दिया, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब तक होगी? 30 जून 14 तक। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 5 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट, जिस साल से रिलेट कर रही है उसके कितने सालों के अंदर होगी? 5 सालों के अंदर। तो लिखिए नॉन रेजिडेंट शिप ओनर 30 जून 9 में सवारियां लाया था, तो 30 जून 14 तक इसकी क्या हो सकती है? नॉन रेजिडेंट शिप ओनर 30 जून 9 में सवारियां लाया था, 30 जून 14 तक इसकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। यार वो पानी लाया होगा, ऐसे ही ले आओ। अच्छा,
यार ये एक ऐसी अजीब सी बात लिखी हुई है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आई के आपने कभी टेस्ट नहीं की। आपको पता है एक बंदे से पुराने 10 सालों की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। एक बंदे से पुराने 10 सालों की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। अगर आपने ये जरा उर्दू वाली बात पढ़े, अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, उर्दू वाली बात नीचे नजर आ रही है डब्बे में। अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, 2021 में रिटर्न 10 साल की क्यों मांगी जा सकती है, किसी को याद है? क्योंकि मुसलसल उसने 5 साल से रिटर्न नहीं जमा कराई होगी। तो हम किस साल खड़े हैं? वैसे तो हमारा तो 2022 है वैसे आजकल। चले पीछे चले जाएं, फर्ज करें हम 2021 में खड़े हैं, तो पिछले 10 साल कौन से होंगे? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 12, 11 एग्जैक्ट पूरे हो गए 10। 21 में खड़े हुए पिछले 10 साल दोबारा काउंट करें। 21 में खड़े हुए पिछले 10 साल 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। और अगर दिल में तसल्ली ना हो तो फिर सीधा गिन के देख लें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 21 में खड़े होकर पिछले 10 साल कौन से हैं? 11 से 20 के दरमियान। फर्ज करें बिलावल की बात करें, बिलावल ने 21 में खड़े होकर पता चला बिलावल ने पिछले 10 साल से रिटर्न जमा नहीं कराई। पिछले 10 साल से कमीशन ने नोटिस दिया 30 दिनों में रिटर्न जमा करवाओ, 114 के 4 वाला। बिलावल लेके आ गया रिटर्न, 30 क्या 27 दिनों में लेके आ गया रिटर्न। कमिश्नर ने कहा वेल डन, चले जाओ। थोड़े दिन बाद कमिश्नर ने देखा कि यार इसने तो वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। अब वेल्थ स्टेटमेंट मांगने के लिए मैंने आपको बताया 5 साल है। वेल्थ स्टेटमेंट असेसमेंट कैन बी मेड विद इन, लेकिन ये ऑलरेडी पुराने 10 सालों का फड्डा लेके आया हुआ है। इसको अब 5 साल ना दें वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए। वेल्थ स्टेटमेंट आप इसे कहें यार तू 2 साल के अंदर अंदर ले आ, वेल्थ स्टेटमेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, एसेट्स लायबिलिटीज अपनी सारी। तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए इसको कितना टाइम दिया जाएगा? 2 साल। तो वेल्थ स्टेटमेंट कितने अरसे में मांगी जा सकती है? इस स्पेसिफिक सिनेरियो में, वरना हर सिनेरियो में कितने अरसे में मांगी जाती हैं चीजें, लेकिन कोई स्पेसिफिक सिनेरियो आ गया, एक्सेप्शन सी है, तो ये जरा पढ़ लें। ये पहले रूल बता दें, लगेगा किस पे? जिसने मुसलसल 10 सालों के रिटर्न जमा नहीं कराई और अब आज आके इकट्ठी करवा दी, लेकिन साथ क्या जमा करवाना भूल गया। अब इसको अगेन 5 साल और दिए जाएं कि नहीं, तो इसको 2 साल में कहा जाए तुम जमा करवा दो। अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की और टैक्स पेयर बिलावल, ऐसे लिख लिया करें, और बिलावल ने अब कंबाइन जमा करा दी। क्या 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 कंबाइन जमा करा दी के ऊपर लिखें कंबाइन रिटर्न सारे सालों की। कंबाइन से मुराद ये नहीं कि सारे सालों की इकट्ठी, अलग अलग ही जमा कराई होगी, 10 सफ़े जमा कराए होंगे। कंबाइन रिटर्न जमा करा दी और उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा, तो भाईजान आप कितने साल दिए जाएंगे उसको? सिर्फ 2 साल। 21 के साल की आखिरी तारीख किसी को बताओ? 30 जून 21, तो उसके बाद 2 साल गिने। और भाईजान साथ 21 का साल कहां से आ गया? ये देखो 21 का साल, तो 21 के साल की आखिरी तारीख से आके 2 साल गिने। 30 जून 23 तक उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा। ये तो एक एक्सेप्शनल सा सर्कमस्टांस है, ये था जनरल रूल, ये एक एक्सेप्शन है। वेयर द नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम इज इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 years। ये कौन सा वाला नोटिस है? 114 के 4 वाला है ना। जहां 114 के 4 वाला नोटिस दे दिया गया कि अबे तू कितने सालों के रिटर्न जमा करा, तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन from the end of the year in which the notice for filing return is. What is the end of the year in which notice is issued? 30 June 21. What is the year in which notice is issued? 21. For how many years? 10 years. 21 में कितने सालों की रिटर्न जमा कराने का 114 के 4 की रोशनी में नोटिस दिया गया था? अब जिस साल नोटिस दिया गया उसकी आखिरी तारीख को खड़े होके अगले 2 साल इसको दे दें, क्योंकि रिटर्न तो देगी, अब क्या जमा करवा दे। तो याद करें, वेयर नोटिस इज इश्यूड फॉर लास्ट 10 years, ये किस बंदे को दिया जाएगा? जो मुसलसल हद होगी। वेयर नोटिस इज इशूड फॉर 10 years,
व्हेन नोटिस इज इशूड फॉर 10 years फॉर डिमांडिंग रिटर्न ऑफ 10 years। ये किस बंदे को दिया गया होगा? जो मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा, अच्छा उसने अच्छा बच्चा बन के रिटर्नें जमा करा दी, 10 रिटर्नें ले आया, अब क्या नहीं ला रहा? आम हालात में वेल्थ स्टेटमेंट, नॉन रेजिडेंटशिप ओनर, उनको कितना अर्सा है? 5 साल। लेकिन इनके केस में ये जो 2 साल शुरू होंगे ना, अब 21 से शुरू होंगे, तो 30 जून 21 की आखिरी तारीख पर खड़े होकर इसको 2 साल और दिए जाएंगे, क्या बनाने के लिए? वेल्थ स्टेटमेंट। डन। ये टाइम लिमिटेशन कमिश्नर के लिए है कि कमिश्नर 2 सालों में उससे वेल्थ स्टेटमेंट मांगेगा। डन जी। तो जनरल रूल क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह नॉन रेजिडेंटशिप ओनर ने रिटर्न वगैरह कब तक जमा करवानी होती है? 5 साल के अंदर। लेकिन अगर किसी बंदे से पिछले 10 सालों की रिटर्न मांगी जाए तो उसको क्या सजा दी जाएगी? उसको 30 जून 21 से ऑनवर्ड्स कितने साल दिए जाएंगे? 2 साल दिए जाएंगे। वो 2 साल में आके फिर बेस्ट क्या? अगर वो 2 साल में नहीं लेके आएगा फिर करेंगे बेस्ट जजमेंट उसकी? नहीं, हम 2 साल के अंदर उसकी बेस्ट जजमेंट कर देंगे। हमने 10 सालों की रिटर्न मांगी, वो 10 सालों की रिटर्न जमा करा गया, हमने कहा वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा, उसने तो भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई साथ, तो अब कमिश्नर 2 साल के अंदर अंदर उससे वेल्थ स्टेटमेंट मांग सकता है। 2 साल के बाद अगर नहीं कराएगा फिर बेस्ट जजमेंट देगा। कमिश्नर 2 सालों के अंदर अंदर वेल्थ स्टेटमेंट मांग कैसे सकता है? बेस्ट जजमेंट करके। इफ अ पर्सन fails to furnish wealth statement, commissioner may, based on available information and exercising his best judgment, कमिश्नर अपनी बेस्ट जजमेंट करके उसे वेल्थ स्टेटमेंट फर्निश करने को कह देगा। असल में कमिश्नर एक हल्की फुल्की सी अपनी तरफ से वेल्थ स्टेटमेंट बना के भी कई दफा बता देता है, यार ये चीज है तुम्हारी, तो तुम बताओ तुम्हें कोई एतराज तो नहीं इस बात के ऊपर? ओके, सेक्शन 122। इधर आए सेल्स टैक्स में, चलें छोड़ें। ये कौन सा साल है? बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने लगे, सारे घंटे बजे। ये कौन सा साल है? शुरू कब हुआ, खत्म कब होगा, इसकी रिटर्न कब जमा करवाई जाएगी? 2014 के साल में। किस दिन? 30 सितंबर 2014। नहीं ना यार, ये इतना क्यों टाइम देते हो उसे? 15 महीने क्यों दे रहे हो रिटर्न बनाने के लिए? ये 30 जून 13 की तारीख है ना, तो 30 जून 13 के बाद 30/9/13 ना, 30/9/13 भाईजान। तो रिटर्न कितने महीने में जमा करानी होती है? तो 30 जून 13 की रिटर्न कब तक जमा करानी होती है? 30/9/13 को। रिटर्न फाइल की, कल हमने क्या पढ़ा था? रिटर्न जैसे ही आप फाइल करते हैं तो क्या एज्यूम किया जाता है? एज्यूम किया जाता है कमिश्नर असेसमेंट मेक भी कर ली है और मेक करके इशू भी कर लिया। तो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको क्या हो गया? इशू। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या कमिश्नर इस साल का ऑडिट कर सकता है? और हो सकता है आप ऑडिट में रिकॉर्ड दिखा दें। आम हालात में तो यही होता होगा, इंतजाम की तरह आप नहीं करते होंगे, आप बिल्कुल नई कहानी शुरू हो गई। इंतजाम ने तो रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बंदे ने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार किया, इस बंदे ने रिकॉर्ड दिखाए। जब इस बंदे ने रिकॉर्ड दिखाए तो क्या इस बंदे का ऑडिट किया जा सकता है प्रॉपर? हाँ, इसका ऑडिट किया जा सकता है। ऑडिट करना आपको पता है घुरी होगा, नोटिस ऑफ ऑडिट आना, ऑडिट घुरी होगा। ऑडिट के बाद याद है शो कॉज नोटिस, वजह बताओ आपकी क्यों ना काट लिया जाए, शो कॉज नोटिस। और उसके बाद आपको पता है इन द एंड क्या इशू होता है? असेसमेंट ऑर्डर। डन। आपको क्या इशू होता है? असेसमेंट ऑर्डर। यही तरतीब हमने पढ़ी थी सेल्स टैक्स में।
ये जरा पेज 453, सेल्स टैक्स में टैक्स पेयर क्या करता था, रिटर्न जमा करवाता था। उसके बाद इसका क्या शुरू होता था, ऑडिट। ऑडिट के बाद क्या इशू होता था, शो कॉज नोटिस के बाद असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर का क्या मतलब है, टैक्स वालों ने आपको असेस कर लिया है, आपने रिटर्न जमा करवाई, ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट में पूछा गया वजह बताओ क्यों ना 2 गाड़ियां तुम्हारी सेल में और डाल दी जाएं। आपको डिफेंड करने का अपने आप को टाइम होगा, आप डिफेंड ना कर सके तो सजा क्या मिलेगी, आपको काट दिया जाएगा, यानी 2 गाड़ियां आपकी सेल में डाल के सेल बढ़ा के आपसे टैक्स मांगा जाएगा। ऑडिट का मतलब घूरना, शो कॉज नोटिस का मतलब वजह बताओ तुम्हें क्यों ना काटें, और असेसमेंट ऑर्डर का मतलब काटना। यार इधर ना रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर नहीं बनती, इधर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि रिटर्न जमा कराई तो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर होगी। इनकम टैक्स में ना रिटर्न जब आप जमा कराते हैं तो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन जाती है। फिर आपको ऑडिट शुरू होता है, ऑडिट करने के बाद पूछा जाता है बताओ क्यों ना कैपिटल गेन इनकम में तुमने ज्वेलरी बेची थी डाली जाए, बताओ वो जो ज्वेलरी बेची है तुमने वो भी तो तुम्हारी ज्वेलरी थी, बताओ क्यों ना कैपिटल गेन में डाली जाए। आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, ये मैंने जगह छोड़ी भी, यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। अगर आप डिफेंड ना कर पाए तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इधर लफ्ज क्यों यूज हो रहा है और इधर असेसमेंट ऑर्डर लफ्ज क्यों यूज हो रहा है, अगर कोई बता दे तो कमाल हो जाए। सेल्स टैक्स लॉ में कोई तस्वुर नहीं है अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर का, इसलिए इधर उसने लफ्ज क्या लिखे, असेसमेंट ऑर्डर, और इधर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अब हम पढ़ने लगे हैं, ये तो था ना सेक्शन 120, ये तो कल पढ़ा था, अब हम पढ़ने लगे हैं सेक्शन 122। ठीक है जी। अच्छा यार ये 3 सेक्शन है, इनके थीम समझिएगा। ये कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 120। आज कौन सा सेक्शन पढ़ने लगे हैं, 122। एक थोड़ी सी आपसे बात पूछने लगा हूं। एक बंदे ने, सर आसिफ को ले लें, सर आसिफ ने रिटर्न जमा करवाई, सर आसिफ का ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट में सर आसिफ ने शो किए रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स जब चेक हुए तो पूछा गया सर आसिफ से वजह बताएं क्यों ना सीफैप की क्लासों की इनकम भी आपकी सैलरी में डाल दी जाए। तो सर आसिफ प्रॉपर वजह मिसाल के तौर पे ना बता पाए, तो अब सर आसिफ को जो घर में ऑर्डर आएगा उसका नाम क्या होगा, अमेंडेड असेसमेंट। लेकिन रिकॉर्ड्स शो किए थे, रिकॉर्ड्स शो, ये सेक्शन 120 है, आज पढ़ने लगे, ये सेक्शन 120 था जो कल पढ़ा था, आज पढ़ने लगे 100। एक दरमियान में कल जाते जाते 4 बंदों को भी सुबह इधर बुला के पढ़ा था, वो था 121। वो कब होता है, वो तब होता है जब आप रिटर्न जमा करा दें, साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना कराएं तो बारों बार सेक्शन 121 लग जाता है। फिर वो कब लगता है, जब आप रिटर्न जमा करवाएं, आपका ऑडिट शुरू हो और आप कहें रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाऊंगा, आप रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दें। अब किधर निकल जाएंगे आप, बेस्ट। और कुछ समझ आ रही है कहां खड़े हैं, क्या हो रहा है। तो एक बंदा रिटर्न जमा करवाए, वो क्या बन जाती है, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। उसके बाद उसका ऑडिट शुरू हो और ऑडिट शुरू होकर रिकॉर्ड दिखा दे तो क्या इशू होगा, सर आसिफ ने अपने रिकॉर्ड दिखाए तो एफबीआर वालों ने पूछा वजह बताओ क्यों ना आपको सीफैप की क्लासों पे टैक्स लगाया जाए, वजह ना बता पाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंटशिप और उन्होंने रिटर्न ही जमा नहीं कराई तो आगे बातें छोड़ें, इसकी बारों बार बेस्ट जजमेंट कर दें। बिलावल ने रिटर्न जमा कराई, वेस्ट स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, छोड़ें इसको, आगे इधर ना जाएं, इसकी क्या कर दें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें। एक बंदे ने रिटर्न जमा कराई नहीं, उसको नोटिस दिया फिर भी जमा नहीं कराई, इसकी क्या कर दें। एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाई, उसका ऑडिट शुरू हुआ, उसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, इसकी क्या कर दें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें। और एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाई, सर आसिफ ने, उनका ऑडिट शुरू हुआ, रिकॉर्ड भी दिखाए और वजह बता नहीं पाए प्रॉपर, तो उनकी क्या कर दें। समझ आ गई मैंने ऑर्डर, ये ऑर्डर फिजिकली डिस्पैच होता है, ये ऑर्डर फिजिकली डिस्पैच होता है। और इससे पहले एक और चीज आपके घर आती है, नोटिस ऑफ ऑडिट भी आपके घर आता है, शोकॉज नोटिस भी आपके घर आते हैं और अमेंडेड असेसमेंट, ये तीनों फिजिकली सफे आपके घर आएंगे। नोटिस ऑफ ऑडिट का मतलब है हम ऑडिट करने आ रहे हैं, शोकॉज नोटिस का मतलब है ऑडिट मुकम्मल हो गया है और आपको आप डिफेंड करने का मौका है, डिफेंड ना कर पाए तो फिर क्या आपके घर आएगा, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर।
भाईजान इसके और इसके दरमियान ना 5 साल हैं। इधर से कंपेयर ना कीजिएगा, इधर बिल्कुल और चीजें थी, वो आप उधर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी कंपेयर करने के चक्कर में ना पड़े, मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। इसकी चीजें आपको अलग से समझा दी थी, इसकी मेरे ख्याल से शायद कुछ डायग्राम भी बनाई थी, वो अभी शायद मिट्टी हो जाए, इधर से ही समझा दी थी। बहरहाल डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर सरासे को कितने अरसे में इशू किया जा सकता है? 5 ईयर। लेकिन 5 ईयर सुनिएगा कब से, वो मैं अभी बताता हूँ। 5 ईयर्स फ्रॉम, आगे ना ऐसे ऐसे कर दें, क्योंकि 5 ईयर्स फ्रॉम एक लंबी कहानी है, वो जरा समझते हैं। वो बड़ी आसान सी कहानी है जो मैं आपको समझाने लगा था। गॉट द पॉइंट यार? आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ कि चैप्टर कर चल क्या रहा है। पहला सेक्शन था अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, दूसरा सेक्शन था बेस्ट जजमेंट जो सुबह 4 बंदों को बुला के किया, और अब क्या पढ़ने लगे हैं? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो यार मैं ये कह रहा था कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कब तक इशू हो सकता है। बीच में मुझे ऐसी ख्याल आ गया, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ऑडिट होते, उसके बाद शो कॉज, उसके बाद अमेंडेड असेसमेंट का लफ्ज मैं इधर लिखने लगा था, तो मैं मजबूरन सेल्स टेक्स्ट में जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे अमेंडेड असेसमेंट का लफ्ज लिखते हुए डर लग रहा था कहीं आप गलत मतलब ना ले लें। तो बोलें जी इस लॉ में कौन सा ऑर्डर आता है? लेकिन याद है इससे पहले ऑडिट होगा और शो कॉज, फिर क्या आएगा? तो मैं डायरेक्ट अब एक ही लफ्ज लिखने लगा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भाईजान आपको कितने अरसे में इशू हो सकता है? वो आपने 5 साल ना कल की तरह गिनना शुरू करने हैं, यहां से नहीं, यहां से। याद है एक जगह 180 डेज गिने थे हमने, तो वो 5 साल कहां से गिनना शुरू करने हैं? 30/9/13 से या 30 जून 14 से। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हाइलाइटर पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। 5 साल गिनवाएं, 1 2 3 4 5। अब तारीख बता दें ये क्या बनेगी? 15 16 17 18 19। ये क्या तारीख बनी? 30 जून 19। 30 जून 19 के नीचे क्या लिखूं? इट इज द लास्ट डेट बाय विच अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड। अमेंडेड का लफ्ज क्यों है? क्योंकि पहले अज्यूम्ड वाला इशू हो चुका है। अब कौन सा लफ्ज यूज होगा? अमेंडेड। क्योंकि अब यही माना जाने लगे या इसमें अमेंडमेंट होने लगी है? तो सुस्त बंदों के लिए लिखा हुआ है इधर, सर आसिफ ने रिटर्न किस साल की जमा करवाई? इधर थोड़ा सा ऐसे लगा लें वो लाइन सी, 30/9/13। 30/9/13 लिख लें इधर लाइन लगा के छोटी सी। सही जगह लिख रहे हैं गलत जगह लिख रहे हैं पता नहीं, अभी तो पता भी नहीं चलता आप लोगों का। ये 30/9/13 डन हो गया। किस पेज पे हम? 3-1। ओहो सॉरी, ये साल कौन से? इसके रिटर्न कब जमा कराई? 14 में। किस दिन? 30/9/13। गिनना यहां से शुरू करना है, हाइलाइटर की भी जरूरत नहीं। आज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को एरो से बनाया हुआ है। गिनना यहां से शुरू करना, यहां से गिनना शुरू नहीं करना। रिटर्न जमा करवा दी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा गिनने का। इसके कितने अरसे के अंदर? तो एंडिंग पॉइंट बता दें, लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी, लफ्ज सुनिएगा, लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। इसका नाम क्या होगा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। इसका नाम क्या होगा? असेसमेंट ऑर्डर। तो लास्ट डेट बाय विच दिस असेसमेंट ऑर्डर कैन बी। इससे पहले क्या होगा? इससे पहले ऑडिट होगा। इससे पहले हो जाएगा, बाद में होगा? पहले लिख लिया छोटा छोटा, ऑडिट और शो कॉज नोटिस। इससे पहले ऑडिट होगा, शो कॉज नोटिस होगा, और उसके बाद क्या होगा बोले? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा ये फिक्रा ना अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, ये फिक्रा मेरे साथ समझना है। फिक्रा इस तरह नहीं लिख के आना, कल की तरह अगर फिक्रा लिखना होता फिर ऐसे मैं लिखता, द अमेंडेड, यार प्लीज ऊपर, द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी issued within 5 years from the end of the financial year in which the return is furnished। ये कल वाला फिक्रा बना सारा, लेकिन उस तरह फिक्रा नहीं लिखना आपने ना। in which return is furnished के लफ्ज को रिप्लेस करके लिखना है जरा प्रोफेशनल लफ्ज, in which assumed assessment order is issued। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल सा लफ्ज लिखना है, in which assumed assessment order is issued। बोले an assessment order
कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर, assume वाला, can be amended within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued. याद करते रहें, an assessment order, उंगली रखें इस पे, an assessment order ये वाला can be amended within from the end of that financial year in which assumed assessment order is, an assessment order can be amended within from the end of that लिख लें, from the end of that अपने समझने के लिए, from the end of that financial year in which the commissioner is issued or is assumed to have issued, ज्यादा अच्छा लफ्ज है, issued को इसको हाईलाइट करें जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, और is assumed to have issued the ओरिजिनल कौन सा वाला? एक्सेलेंट, ये वाला ओरिजिनल है, इसका नाम ओरिजिनल भी है और एज्यूम्ड भी है। इससे पहले पहले दो काम क्या करेंगे? सरासिफ, आपको खुशखबरी है, अगर आपने 2013 में सीफेब की क्लासें पढ़ाई थी तो 30 जून 19 के बाद आपको नहीं पकड़ा जा सकता। ऑडिट हो भी गया, शुरू हो भी गया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर अगर आपको 30 जून 19 तक नहीं पहुंचा आपके घर, अब नहीं आ सकता। डन। पॉइंट 3 आसान सा है, अभी आखिर में 1-2 मिनट बचे कर लेंगे। ओए हो कमाल है यार। पॉइंट 4, ओ भाईजान किधर किधर 22 चैप्टर 22 था ना? भाईजान अगर एक दफा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर सरासिफ को इशू हो जाए, बाद में जाके 10 बच्चे और शिकायत लगा दें कि हम भी क्लास में ऑनलाइन लेते थे क्लासें, एफबीआर वालों ने कहा यार ये तो हमें तो फिजिकल का पता चला था, हम तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू भी कर रहे हैं और सब हो गया, टेक्स्ट बुक्स भी सरासिफ ने दे दिया, लेकिन ये ऑनलाइन भी क्लासें होती हैं। ओ तेरी खैर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को हम लुट मचने, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को फिर फर्दर अमेंड करना पड़ेगा। क्लियर? पहले ऑडिट में क्या पता चला था? मिसाल के तौर पे कि सरासिफ ने सीफेब वाला टेक्स्ट जमा नहीं करवाया, तो ऑडिट में ये पता चला तो सीफेब वाला टेक्स्ट डाल के अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया। अब बाद में पता चला कि सीफेब फिजिकल नहीं ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे, अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? फर्दर अमेंड। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? फर्दर अमेंड। डन। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को भी लिख लें इधर, क्या करना पड़ता है, कभी कभी फर्दर, ये इससे आगे की बात होगी ना, फर्दर अमेंड। नीचे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैंने एरो ऐसे खींच दिया। कभी ना कभी इसको क्या करना पड़ सकता है, जरूरी है जब कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी किसी टैक्स पेयर के लिए अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को क्या करना पड़ सकता है? फर्दर अमेंड गाइस, हाइस। अच्छा, इसकी टाइम लिमिट ना पूरे इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की है, और इतना एंजॉय करता है बंदा। पेज नंबर 320, पेज नंबर 320। मिस्टर आमिर रिटर्न फाइल रिटर्न ऑफ 2020 ऑन 30/9/20। वेल डन आमिर। आमिर ने 30 जून 20 की रिटर्न कब जमा करवाई है? 30/9/20 को। सही किया बिल्कुल आमिर आपने। 30 जून 20 की रिटर्न आपने कब जमा करवाई है? बोले 30/9/20 को। क्योंकि ये ईयर एंड होता है ना। अब इसमें से सिनेरियो बेस्ड सवाल आ रहे हैं आजकल। 30/9/20 डन जी। 20 की रिटर्न इसने कब जमा, सब बातें बड़ी आसान सी हैं, थोड़ा फोकस पर रखना है। 20 की रिटर्न कब जमा कराई? 30/9/20 को। 30/9/20 को इसने रिटर्न फाइल की और रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा जी, अब हुआ क्या?
मैं इधर ही बना रहा हूं। कौन सा साल है? 2020। इसकी रिटर्न 20 ही है ना? इसकी रिटर्न किस साल जमा करवाएंगे भाईजान? 2021 में। 2021 में किस दिन जमा करवाएंगे? खुदा के लिए आप डेट ना गलत बोलिएगा, इतनी ना कीजिएगा मेरे साथ। 30 सितंबर 20। आपने क्या जमा करवाई बोले? रिटर्न। रिटर्न फाइल की। रिटर्न आपकी क्या बन गई बोले? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। किसने इशू किया? कमिश्नर ने। अच्छा, the return filed by him is considered as assumed assessment or issued by tax authorities is also called as original. He was selected for audit and the first amendment took place on March 26. First amendment took place on March 26. अब फर्स्ट अमेंडमेंट जिसमें फिजिकल, जिसमें सीफैप पकड़ा गया या सीफैप की ऑनलाइन पकड़ी गई? फर्स्ट अमेंडमेंट कह रहा हूं, सीफैप पकड़ा गया कि सीफैप की क्लासें करा रहे थे, फिजिकल क्लासें करा रहे थे, ये पकड़ा गया। 24, 25, 26 और 26 में बताएं कौन सा महीना? मार्च। तो मार्च 26 तक असेसमेंट कर दी है। वैसे कर सकता था फर्स्ट कर सकता था इस तारीख तक, फर्स्ट कर सकता था इस तारीख तक। कैसे कर सकता था फर्स्ट इस तारीख तक? सोच के बताएं, फर्स्ट कितने अरसे में हो सकती है? यहां से आगे 5 साल के अंदर अंदर भी पढ़ाया है मैंने, तो फर्स्ट कर सकता था इस तारीख तक। अच्छा जी, ये कौन सी, इस तारीख के साथ क्या लिखूं? मार्च 26। फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड। फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया, क्लियर। अब क्या फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है? उसके लिए रूल है लेटर ऑफ। उसके लिए रूल है लेटर ऑफ। फर्स्ट हो गई, टाइम पे होगी, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट की टाइम लिमिट्स को फेंक दें आप। अब किसकी टाइम लिमिट बताने लगा हूं? सेकंड की। देखते रहिएगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट कैन बी फर्दर अमेंडेड within 5 years from the end of financial year in which the assumed assessment order is issued. अच्छा, और बोले और within 1 year or within from the end of that financial year in which first amended assessment order is issued, whichever is later. दो स्टार्टिंग पॉइंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दो एंडिंग पॉइंट हैं, वो भी दोनों समझें। पहले तो टाइम लिमिट समझ लें, 5 साल या 1 साल, whichever is। कहां से 5 साल, कहां से 1 साल? 5 साल की बुनियाद ये वाला असेसमेंट ऑर्डर हुआ करेगा, 1 साल की बुनियाद ये वाला असेसमेंट ऑर्डर हुआ करेगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट, अभी सेकंड हुई नहीं, लेकिन सेकंड कब तक हो सकती है ये टाइम तो पता होना चाहिए ना। सेकंड हुई नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना सेकंड हो कब तक सकती है। ठीक है, द फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड, या द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। तो द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड। अब ये फिक्रा बोलें, द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड। फर्स्ट टाइम तो हो चुका है। द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड within 5 years from the end of that financial year in which assumed assessment order is issued, or within 1 year, or within from the end of that financial year in which the amended assessment order is whichever is later, जो भी दोनों में से लेटर होगा। अब आप ऐसा करें, मुझे
एंडिंग पॉइंट जो है वो बताइएगा ग्रीन हाइलाइटर से। एक का एंडिंग पॉइंट ये है, एक का एंडिंग पॉइंट ये है, विच एवर इज लेटर बता दें। बोले 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 बोले। तो कब तक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है? अगर 22 जून 27 को भी कमिश्नर कह दे सर आसिफ आप ऑनलाइन क्लासेस का टेक्स्ट दें तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कौन सी अमेंडमेंट है, फर्स्ट या फर्दर? फर्दर। तो फर्दर इस तारीख तक हो सकती है। इस मिसाल को नोट नहीं करना है, इससे मिसाल अच्छी समझ नहीं आती, अगली मिसाल से अच्छी मिसाल समझ आएगी, अगली मिसाल से अच्छी मिसाल समझ आएगी। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नोट भी करने का टाइम दूंगा, लॉ की प्रोविजन भी पढ़ेंगे। अगली मिसाल पढ़ते हैं उसी रिदम में। उमर फाइल रिटर्न फॉर 2016 ऑन 30/9/16। डन। उमर फाइल रिटर्न ऑफ 16। अब ये सॉल्व आपने मुझे कराना है, इसके बाद आप खुद ही कहेंगे अच्छा अच्छा ये बात थी, बस सॉल्व करवाते रहे। उमर फाइल रिटर्न ऑफ 16 on 30/9/16. The return filed by him is considered as assumed assessment order issued by. It is also called as original assessment order. तो आपने अपनी तरफ से क्या जमा करवाई? रिटर्न। कल हमने क्या पढ़ा था, आपके घर क्या इशू हो गया? हवाई इशू हुआ या फिजिकली? assumed assessment order आपको इशू हो गया। He was selected for audit of income tax affairs and his फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस इन मई 19। जल्दी हो गई। फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस इन मई 19। देखो 5 साल के अंदर हुई है या ऑब्वियसली 5 साल के अंदर ही हो गई है। फर्स्ट अमेंडमेंट तो सही होगी ना? कब हुई? मई 19। मई 19 को क्या हुई है? फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट। फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू। अमेंडेड क्यों? क्योंकि पहले कुछ हो चुका हुआ था। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब 5 और 1 साल गिनना है। इस मिसाल से ज्यादा अच्छी बात समझ आती है। 5 और 1 साल गिनना है और उनमें से लेटर उठाना है। अब जरा आप मुझे फिक्रा बता दें जो मैंने याद करवाया है। द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड। फर्स्ट हो चुका है। द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड within 5 years। within 5 years। पता नहीं मैं अंदाजन साल बना लेता हूं ऐसे तुक्के मार के, फिर जहां मेरे 5 years मुकम्मल हुए मुझे बताइएगा, अगले साल मिटा दूंगा डायग्राम से, मुझे क्या टेंशन है, मिटा दूंगा, मेरा कौन सा पेपर है। अच्छा, द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड within 5 years। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। स्टार्टिंग पॉइंट येलो से सही है स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इज 1 2 3 4 5। हो गए 5 पूरे? ज्यादा हो गए? ओ सॉरी, हो गए 5 पूरे। एक ये हो गया। और विद इन 1 year from the end of that financial year in which amendment took place। in which जी, इससे आगे 1 year गिनना शुरू करें। हाइलाइटर को गलत तो नहीं चूज करा, सेम ही हो रहे हैं जो पीछे हुए थे। विद इन 1 year। अब येलो हाइलाइटर का एंडिंग पॉइंट बताएं। इसका हाइलाइटर का एंडिंग पॉइंट मेरे तो ख्याल से इस मिसाल के बाद पिछली ज्यादा बेहतर समझ आती है। ठीक है, तो बता दें टाइम लिमिट्स क्या हैं। इस वाली से 5 साल या इस वाली के एंड से विच एवर इज। अब कब तक हो सकेगी? 30 जून 22। डन। अच्छा, अब इंग्लिश का फिक्रा लिखवाएं। पिछला वाला सवाल पे आ गया हूं। एन असेसमेंट ऑर्डर, ये वाला, कैन बी फर्दर अमेंडेड। बोले कैन बी विद इन ना विद इन 5 years नहीं, विद इन लेटर ऑफ, विद इन लेटर ऑफ। बोले क्या? 5 year फ्रॉम एंड ऑफ
that financial year in which original या assumed, in which assumed order is issued. हाइलाइटर नहीं, वो सही नहीं थे ना यार, मैं यही तो आपसे पूछ रहा था। हाइलाइटर सेम रखा करें ना, 5 साल के लिए येलो वाला हाइलाइटर नीचे हमने यूज किया है और 1 साल के लिए स्काई ब्लू वाला, आप समझ आ गई, और ग्रीन वाला एंडिंग पॉइंट को हाईलाइट किया। तो 5 ईयर येलो वाला हाइलाइटर हो गया। और आगे चलें, 1 year from the end of that financial year in which amendment took place। अब ऊपर वाला पहले वाला ग्रीन देखें, 5 साल के एंड वाला 30 जून 26, पहले वाला ग्रीन 30 जून 26, और दूसरे वाला ग्रीन विच एवर इज लेटर 27 इसलिए लेटर आ रहा है ना कि पहली ही बहुत देर से जाके किया आपने, तो फिर उससे भी आगे 1 साल आपको मिल गया, लेकिन इधर दूसरा वाला लेटर आ रहा है 23 जून 22। डन। तो पहले वाली एग्जांपल ये देखें, सब बना हुआ है। पहले वाली एग्जांपल, साल कौन सा हमारा, किस साल रिटर्न जमा करवाई, किस दिन, क्या जमा करवाई, क्या इशू हो गया, एक 5 साल। अभी हाइलाइटर की भी जरूरत नहीं आज तो मेरे ख्याल से, 5 साल यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां पे एंड होंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट किस साल हुई, 26 में। इसकी आखिरी तारीख गिनना, आखिरी तारीख से यार, गिना आखिरी तारीख से करना है। इसकी आखिरी तारीख, उसके बाद 1 साल गिने। समझ आ गई। आप बता दें, एक ये एरो यहां एंड हो रहा है, एक एरो यहां एंड हो रहा है, कौन से वाला एरो देखें, लेटर वाला। और अंग्रेजी क्या लिख के आएंगे पेपर में, द सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन द 5 years from the end of financial year in which he has issued an assumed assessment order, and 1 year from the end of financial year in which the first amendment has been made। अब 30 जून 27 और 30 जून 26 में से कौन सी डेट लेटर है। सो द कमिश्नर कैन, ये असल में एग्जामिनर चेक करेगा लाइन, देयरफॉर कमिश्नर कैन अमेंड सेकेंड टाइम बाय कुछ समझ आया, ठीक है। और अगला तो शुक्र है डायग्राम भी सामने ही है, तो जरा समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। द सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन द लेटर ऑफ, एक तो ये वाला हो गया, ये 5 years वाला अरसा हो गया, और क्योंकि फर्स्ट यहां हो गई है ना, तो इसके एंड के बाद कितने साल, 1 साल। अब 30 जून 20 और 30 जून 22 ये बनी तारीख है ना, 30 जून 22 और 30 जून 20, विच एवर इज, व्हाट इज लेटर। तो व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच assumed assessment order can be further amended। फर्स्ट टाइम हो चुका है 30 जून 22। समझ आ गई। प्रोविजन पढ़े लॉ की। If an assessment order has been amended, इधर देखें, if an assessment order has been amended, if an assessment order has been amended, इसको छोड़ें यार अभी, कमिश्नर में फर्दर अमेंड, if an assessment order has been amended, commissioner may as many times as may be necessary। बाद में किसी ने आके बताया मेल फीमेल स्टूडेंट्स दोनों पढ़ती थी, ओ तेरी खैर, वो तो मेल स्टूडेंट्स का डेटा था मेरे पास सारा। फर्दर करो, फिर छिक्की रखो 2 दफा 3 दफा, एज में, फिर बाद में किसी ने आके बताया घर में भी क्लास लेते थे, ओ तेरी खैर होम ट्यूशन भी चल, यार है तो बड़ी गेम है कोई। अच्छा, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, बोले बोले बोले, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, ठीक है। एक बार मोहल्ले में कोई पता नहीं सीए कर रहा था, वो बच्चे को लेके आया, आप ट्यूशन पढ़ा देंगे, ये सीए कर रहा है हम। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, कमिश्नर में फर्दर अमेंड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी within the letter of, within the
5 years फ्रॉम द, अच्छा ये ओरिजिनल इसने इसलिए लिखा है कि असल में ना ओरिजिनल को ही अमेंड किया जाता होता है। ओरिजिनल की ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, ओरिजिनल की ये सेकंड अमेंडमेंट है, जो हुई नहीं लेकिन करने की टाइम लिमिट मैंने आपको सिखाई है। हुई नहीं सेकंड अमेंडमेंट, लेकिन करने की टाइम लिमिट। If an assessment order has been, commissioner may further amend as many times as may be the within the later of 5 years from the end of financial year in which the commissioner has issued or is assumed as having issued the original assessment order. अभी ना घर में बस इसी तरह याद कीजिएगा, 5 years from the end of financial year in which commissioner is assumed as having issued the original assessment order. 5 year वहां से कितने हैं, और अगले 1 year from end of that financial year, दा की जगह डेट से हमें ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है, in 1 year from the end of that financial year in which the, इसके एंड से गिनना शुरू करें, in which the amendment was passed। तो ये सेकंड अमेंडमेंट है या फर्स्ट है? सेकंड है। इससे पहले किसकी लिमिट पड़ी थी? फर्स्ट की। और आप किसकी पढ़े? डन। शुक्र है जी। अच्छा पॉइंट 3, और ये ऐसे ही है पॉइंट 3, इधर देखें यार। हाँ आपने रिटर्न जमा खुद ही कराई, खुद ही रिटर्न जमा कराई, क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट। बाद में आपने खुद ही रिवाइज कर दी तो ये अमेंडेड असेसमेंट बन गई। लेकिन ये अमेंडेड असेसमेंट एज्यूम्ड वाली है, हवाई। क्यों हवाई है? क्योंकि आपने ही खुद ही जमा करवाई है ना। तो आप इन्हें रिटर्न जमा करवाई तो आपको क्या इशू हो गया? बाद में कमिश्नर का नोटिस आया, ऑडिट वगैरह हुआ, आप इन्हें रिटर्न क्या कर दी? तो भाईजान ये दोनों हवाई हैं, ये दोनों हवाई हैं। पिछले जो मैं पढ़ा रहा था वो तो सरासे के घर फिजिकली आ रही होंगी ना, लेकिन ये दोनों हवाई हैं। क्यों? सरासे सर उमैर ने रिटर्न जमा करवाई और अगले साल उमैर ने दोबारा रिटर्न जमा करवा दी उसी साल की, कि यार वो शाम की क्लासों का मैंने रेवेन्यू बुक नहीं किया था जो उससे मुझे पैसे आए। डन। तो इस साल भी रिटर्न जमा करवाई, इस साल उसी साल की रिटर्न। आप बताएं अगेन कमिश्नर अब फिजिकली ऑर्डर भेजेगा या अब एज्यूम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा? तो ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई 9 लाख पे, क्या इशू हो गया? इसी दिन होगी ना 10 के साल की। रिवाइज रिटर्न फर्निश्ड बाय टैक्स पेयर, अगले साल। रिवाइज का क्या मतलब है? यही वाली दोबारा। तो अब क्या होगा? ये दोनों हवाई हैं, इसका नहीं है। वेयर अ टैक्स पेयर फर्निशेज आ रिवाइज रिटर्न, इट विल बी, अच्छा अंग्रेजी वही है, अंग्रेजी तो आप वहां से याद कर लीजिएगा ना। कौन सा था? 120 का 1 पढ़ा था कल, अजम्पशन वाला। 120 का 1 वही लिखा होगा ना। पहले तो क्या कहते हैं, पढ़ें। वेयर अ टैक्स पेयर फर्निशेज आ, वेयर अ टैक्स पेयर फर्निशेज आ, इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड, अभी मेड हुई है सिर्फ, कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स and the revised return shall be considered as amended assessment order issued by commissioner on the date the revised return was। तो 100% इंग्लिश कैसी है? तकरीबन 120 के पहले एज्यूम किया जाएगा, कमिश्नर ने एज्यूम्ड असेसमेंट कर ली और करने के बाद अब क्या की जाएगी? इशू की जाएगी। हाईलाइट कर लिया। तो ये तो सादा सी बात थी। ये वॉलंटरीली है या कोई ऑडिट आपका शुरू है? वॉलंटरीली आपने रिवाइज रिटर्न जमा करवा दिया। तो बता दें पेपर में अगर सवाल आए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो आपने 120(1) लिख के आना है जो कल पढ़ा था। पेपर में सवाल आए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न फाइल्ड, 122 का 3 लिख के आना है। सवाल हाईलाइट कर लें कहीं घर जाके भूल ना जाए। 120 के 1 पे क्या सवाल था? कल घर जाके पढ़ा होगा, नहीं भी याद तो बता दें वैसे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, और ये सवाल क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज। और पेपर में सवाल आ जाए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड, ना ओरिजिनल लिखा हो ना रिवाइज्ड, और दोनों नहीं लिखाएंगे यार, हद होगी, बट ओरिजिनल ही होगी फिर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न। खत्म करें यार इस सेक्शन को, आगे कुछ भी नहीं रह गया। पॉइंट 5 में आए। अच्छा अगले सफे पे, अगले से अगला होगा ना, पता नहीं।
ये 5 डबल ए काट दें, 6 पढ़ लें जरा। 6 भाईजान 6 पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया? अभी अभी बेस्ट जजमेंट में पढ़ाया। सेक्शन कौन सा था बेस्ट जजमेंट का? 121 का 2 था ना? 121 का 2 था यार, वही बात ना। इशू करना भी जरूरी है मैंडेट असेसमेंट ऑर्डर सरासी के घर, या बना के रख लेना जरूरी है? क्या कमिश्नर अपने कंप्यूटर में सेव कर ले कि सरासी ने C5 की क्लासों पे टेक्स्ट देने हैं? अपने कंप्यूटर में सेव कर ले भाई। ये जो हमने पढ़ा है जरा .5, इसमें देखें बार बार क्या लिखा हुआ है। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, कमिश्नर मे फर्दर अमेंड। फर्दर अमेंड करके रख ले या बताए भी? बताए भी। तो अब खाना बनने की बात हो रही है या बना चुके हैं? बना चुके हैं। अब खाना डिलीवर करने की बात होने लगी है। तो .6 रेपिटेशन है। आफ्टर मेकिंग अमेंडेड असेसमेंट, आफ्टर मेकिंग डिनर, द होटल शेल इशू द डिनर टू द कस्टमर। तो वही इशू वाली बात। और इसमें क्या क्या आएगा? अमेंडेड इनकम क्यों होगी सर आसिफ की? क्योंकि पहले तो कुछ और बताई होगी सर आसिफ ने। टैक्स अमेंडेड क्यों होगा? पहले कुछ और बताया होगा। पहले भी कोई टैक्स पे किया होगा पिछली दफा, इफ एनी, पहले कोई पे किया होगा। और अगर सरासे को फिर भी एतराज है इनके फैसले के ऊपर, सरासे ने कहा मैंने तो वो क्लासें फ्री पढ़ाई थी, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओ ये तो फटा हो गया फिर। अब तो फिर बात कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। तो इफ द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द असेसमेंट। तो ये 121(2) याद कीजिएगा, उसमें एक एक लफ्ज डालेंगे तो ये याद हो जाएगा। अच्छा यार, कंप्यूटर सिस्टम कितनी गलतियां पकड़ सकता था? कल याद है? 4। कमिश्नर के बंदे या सीए फर्म ऑडिट करते हुए कितनी गलतियां पकड़ सकते हैं? 3 ब्रॉड गलतियां। ये 3 गलतियां नहीं है, इस 3 में हजारों चीजें शामिल हैं। क्या गलती पकड़ी गई ऑडिट में? इसकी हेडिंग कल पढ़ाऊंगा। इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। नाम मतलब बता दें इसका। इनकम चार्जेबल थी टैक्स से, लेकिन वो एस्केप हो गई असेसमेंट से। यानी असेसमेंट में नहीं डाली आपने, अज्यूम्ड असेसमेंट जब आपकी होने लगी तो आपने नहीं डाली, तो आपने उड़ा दी, इनकम गायब कर दी। टोटल इनकम इज अंडर असेस्ड। इससे भी हुकूमत को क्या होगा? लोअर रेट लगा दिया डिविडेंड पे 15 की बजाय 12। हुकूमत को एक्सेसिव रिलीफ इज प्रोवाइडेड, एक्सेसिव रिफंड दे दिया आपको, एक्सेसिव टैक्स क्रेडिट दे दिए। एनी इनकम अंडर अ हेड इज मिसक्लासिफाइड। यार इनकम मिसक्लासिफाई करने से क्या फर्क पड़ता है? इनकम मिसक्लासिफाई करने से बिजनेस को अदर सोर्स में डाल दिया। भाई हर चैप्टर के लॉसेस के रूल अलग हैं। अगर आप अदर सोर्स का लॉस बिजनेस में डाल दें, अदर सोर्स का लॉस बिजनेस में डाल दें, आपने तो 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना, तो ब्लंडर हो गया। तो इनकम जानना जरूरी है या इनकम के हेड भी जानना जरूरी है? तो बता दें भाईजान, इसमें तो मेरे ख्याल से यार सारी गलतियां ही आ गई ना। इनकम इज अंडर असेस्ड में तो सारी गलतियां आ गई दुनिया की। तो बता दें टैक्स वाले कितनी गलतियां हमारी पकड़ सकते हैं? जल्दी याद करें। कल वाली लगती हैं, आज वाली लगे। कल वाला था अरिथमेटिकल एरर और ये, लेकिन ये तो बहुत ब्रॉड बातें कर दी इसने। एनी इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, एनी इनकम हैज a lower rate is applied, any amount is। अब ये 3 एक्शन याद रखें। any income is, दूसरा any income is under assessed और lower rate is, और तीसरा any income is miss का नाम classified, any income is misclassified, sorry। The commissioner may amend, पहली दफा भी कर सकता है, और an assessment order where through audit, और स्टूडेंट्स की शिकायत, कोई स्टूडेंट पास नहीं हुआ उसने शिकायत लगा दी, where through audit और थ्रू पक्की खबर। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती है? पक्की शिकायत। कमिश्नर इज मुतमईन दैट, कमिश्नर को मुतमईन हो गया कि ये ब्लंडर मारे हैं, तो कमिश्नर में अमेंड, 5A इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन पढ़ के मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती है? सर आसिफ ने कोई चीजें बेची हैं, हुकूमत को पता चल गया, कोई चीजें खरीदी हैं, हुकूमत को पता चल गया,
सरासिफ के पास कोई अकाउंट में पैसे आए हैं सर्विसेज दे के, हुकूमत को पता चल गया। अदर रिसीट्स, कोई सरासिफ को सर अदनान ने कैश में लोन दे दिया है, अदर रिसीट्स डेट में बी चार्जेबल अंडर दिस लॉ। हजारों मिसालें आपने पढ़ी हुई हैं। सरासिफ ने कोई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा या बेचा, गाड़ी खरीदी, घर बेचा, मनी, एसेट, आर्ट, वैल्यूएबल चीजें, शेयर्स खरीद के बेच दिए, या कोई भी खर्चे सरासिफ ने घर के बहुत ज्यादा लेविश खर्चे कर दिए जिससे टैक्स वालों को पक्की खबर मिल गई कि कोई गड़बड़ है। ये सारी बातें सादा सादा सी हैं, इंट्रो FR1 इंट्रो के बच्चों को भी पता है ये बातें। तो ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन याद करें। सेल परचेज, रिसीट्स, अदर रिसीट्स, खरीदना रखना या बेचना, और उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन। तो हमारा पॉइंट 9 इंशाल्लाह कल कर लेंगे और 5A। ओके, अल्लाह हाफिज़।